पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो संगठन है सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसे कि सभी लोगों को यह बताया जा रहा है कि आज जो यह प्रोग्राम आयोजन किया गया है यह संविधान दिवस की स्मृति पर है। तो हम लोगों को यह संविधान दिवस की स्मृति पर यह कार्यक्रम क्यों लगाया गया है यह बात समझने की जरूरत है। और यह जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले किया गया है। तो यह पिछड़ा जो शब्द है इस शब्द को व्याख्या करने की जरूरत है कि हम लोग पिछड़ा वर्ग के लोग संविधान में ज्यादा अपने आप को विश्वास क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे लोगों का जो हमारे देश में 85% की आबादी रहती है, 85% की जो आबादी है यह शोषित वर्ग है। आखिर यह पिछड़ा क्यों है? हम लोग समाज में सबसे ज्यादा है और अपने आप को पिछड़ा बोलकर कितना गर्व महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग अगड़ा क्यों नहीं बन रहे हैं? क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो पिछड़ा समाज है यह पिछड़ा ही रहना चाहता है। जैसे कि हमारे जो संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में जाकर के चारों दिशाओं में जाकर के हैंडबिल बांटे कि हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग आइए। लेकिन यहाँ पर बहुत सी कम लोग आए। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग पिछड़े हैं और आप पिछड़े ही रहना चाहते हैं। आप अगड़े क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप लोग अगड़े कब बनेंगे? आप लोग पिछड़े बनकर के पिछड़ी जातियों का जाति गौरव अपने अंदर रख करके आप समाज के शोषित वर्ग के लोग बने रहना चाहते हैं। और संविधान आपके लिए क्या करता है? संविधान की स्मृति में यह कार्यक्रम किया जा रहा है कि आप आइए और अपनी औकात पहचानिए। आपका यह संविधान नहीं रहेगा तो जो आप आज पिछड़े हैं, लेकिन आज से संविधान लागू होने के पहले आप पिछड़े नहीं थे, आप शूद्र थे। शूद्र का मतलब होता है अछूत, और अछूतों की क्या स्थिति थी? आप अपने आप को सोचिए कि आपको जमीन में थूकने का अधिकार नहीं था। इसलिए नहीं थूकने का अधिकार था कि आप लोग शूद्र हो। शूद्र का मतलब होता है अछूत। थूकने से तो ज्यादा बदतर होता है परीक्षाएं पढ़ना। परीक्षाएं भी नहीं पढ़नी चाहिए, यह व्यवस्था थी संविधान लागू होने के पहले। लेकिन संविधान जब लागू हुआ तो यह व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, इसीलिए आप थोड़ा सा पिछड़े माने गए। और पिछड़े मानने के बावजूद आपके अंदर अकड़न आ गई। लेकिन अभी आपकी जो औकात है 15% वालों से बहुत कम है। इसीलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा गांव-गांव जाकर के यह बात बताता है कि आप अपनी वास्तविकता की औकात को समझिए। शादी है, हम लोग अगर बोलते हैं कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, भैया आ जाइए, तो वह बोलते हैं कि समस्या है, शादी है। तो क्या ये शादी तो 365 दिन चलती रहेगी? साल के 365 दिन चलती रहेगी। और दिन रात यह भी रोते रहते हो कि धान सस्ता बिक रहा है, महंगा क्यों नहीं बिक रहा है? जो सारी सरकारी समस्याएं हैं, समस्याओं को घर में बैठ के रोने से समस्याओं का निदान होने वाला नहीं है। जब तक आप सामाजिक रूप से यूनाइट नहीं होंगे, और जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे तब तक आप तानाशाही सरकारें आती जाती रहेंगे। लेकिन आती जाती रहेंगी और आती जाती रहे हैं, लेकिन क्या सामाजिक समस्याएं कहीं खत्म हुई? आखिर क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि हम लोग एकमत होकर के अपनी समस्याओं में नहीं लड़ते हैं। हम लोग राजनीतिक परिवर्तन ही सबको समझते हैं, लेकिन जब तक हम सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, आप ये सोचिए कि राजनीतिक परिवर्तन के हिसाब से सामाजिक परिवर्तन होता तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उनका आवास क्या गौमूत्र से धुलाया जाता? क्यों धुलाया गया? क्योंकि वो शूद्र थे, इसीलिए धुलाया योगी आदित्यनाथ ने। तो सामाजिक परिवर्तन कहाँ हुआ? उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन करके आर्थिक परिवर्तन कर लिया। तो यह हमारा संगठन है, आपको यही चीज समझने की जरूरत है। हमारे ओबीसी के लोग, बहुत सारे लोग, जब जाति के लोग, हम लोग कहते नहीं जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जाति आधारित आरक्षण मिलना चाहिए। तो जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, आरक्षण पा करके, राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करके, सरकारी नौकरी पा करके आर्थिक स्थिति सुधार लिया है, तो हम महोदय ज्ञान देते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो यह बात समझने की जरूरत है कि यदि जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ को गौमूत्र से नहीं धुलवाना चाहिए था। लेकिन लोगों के दिमाग में गोबर बसा हुआ है, इसीलिए वो गोबर से धुलवाते हैं। तो ये जो संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, यह किसी भी राजनीतिक पार्टी का
पोषक नहीं है। यह सभी लोगों को, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को यह लीडरशिप प्रदान करता है, सामाजिक जागरूकता प्रदान करता है कि आप लोगों को किसी भी राजनीतिक पार्टी में आप रहें, लेकिन आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें और अपने समाज की बातों को मजबूती से रखें। तो संविधान दिवस, तो मैं आपको बताऊंगा कि संविधान दिवस क्या है, आखिर संविधान क्या है। संविधान दिवस हम मना रहे हैं तो 26 नवंबर को, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, तो संविधान जब लिख करके जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर को तैयार हुआ था। लेकिन जो सामाजिक संगठन है वह, कुछ लोग तो 26 नवंबर को यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन जो हमारा ये संगठन है यह 26 नवंबर को आगे बढ़ा लेता है कि जिस दिन छुट्टी रहती है, क्योंकि आपके पास सारी समस्याएं हर समय व्यस्त हैं, तो एक रविवार एक ऐसा अवकाश का दिन है कि लोग किसी न किसी प्रकार से मानसिक रूप से खाली रहते हैं कि रविवार है, तो इसीलिए रविवार को यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं रविवार के नाम से आपकी खत्म हो जाएं। आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप उपस्थिति नहीं दर्ज करा रहे हैं तो यह आपकी गलती है। तो संविधान क्या है? संविधान का इतिहास मैंने आपको बताया कि संविधान बना और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर। तो उसी स्मृति पर यह चर्चा होती है कि हमारे समाज के लोगों को संविधान की क्या आवश्यकता है। तो संविधान की आवश्यकता इसीलिए है, जो मैंने आपको बताया कि 1950 के पहले जो व्यवस्था थी, आप लोग शूद्र थे, आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय मनुस्मृति का, मनुष्य जो संविधान था देश को चलाने का, वह मनुस्मृति थी, और मनुस्मृति जो शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दे रखे थे, संविधान ने आपको सभी अधिकार दिए। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि जो संविधान, जो धर्म ग्रंथ, एक धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों का बनाया हुआ है जिसमें सभी लोगों के अधिकार विहीन ग्रंथ है, और एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का बनाया हुआ धर्म ग्रंथ है जो संविधान है, वह सभी वर्ग के लोगों को अधिकार देता है। तो यह आपको समझने की जरूरत है कि हमको कौन सा धर्म ग्रंथ प्रिय होना चाहिए। वह धर्म ग्रंथ प्रिय होना चाहिए जिससे हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, या हमको उस धर्म ग्रंथ की रक्षा और पूजा करने चाहिए जिससे हमको अधिकार मिलते हैं। लेकिन जब तक आप यह नहीं समझेंगे तो आप उन पाखंडी धर्मों के पीछे पड़े रहेंगे जिनसे आपका शोषण होगा। तो संविधान की यह आवश्यकता है। संविधान का मतलब होता है संविधान, जहां पर जिस ग्रंथ में सबको बराबर अधिकार, संविधान जिस पुस्तक में बराबर सभी को अधिकार दिया जाता है वही संविधान होता है। और संविधान एक कलेक्शन होता है, वह संविधान एक विवरण पुस्तिका होती है जिसमें देश की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का संचालन करने का एक तरीका होता है कि किस व्यक्ति को किस अवसर पर कैसा काम करना है, वह लिखित रूप से होता है। तो वही संविधान होता है। ये संविधान ये नहीं होता है कि जो मन में आए करने लगे, क्योंकि तभी हम लोग बोलते नहीं है हमारा देश संविधान के अनुसार चल रहा है। आप चुनाव भी लड़ते हैं तो संविधान के अनुसार लड़ते हैं, आप बात भी करते हैं तो संविधान के अनुसार बात करते हैं। आपके जीवन में आप जो भी करते हैं वो संविधान के आधार पर करते हैं, और वह संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को नहीं देता। जैसे मनुस्मृति कहती थी कि ब्राह्मणों को शिक्षा लेने का और शिक्षा देने का अधिकार है, शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ काम करने का अधिकार है। लेकिन संविधान कहता है आपको शिक्षा लेने का भी अधिकार है, शिक्षा देने का भी अधिकार है। तो यह संविधान है। लेकिन मैं आपको आज बहुत बातें बताऊंगा। संविधान जो है हम लोगों को बहुत ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को जातिवाद डिफाइंड कर दिया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर तो चमार थे तो चमारों के नेता हो गए, हमारे का। बहुत सारे ओबीसी के लोग बोलते हैं कि अरे संविधान लिख दिया तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया है। अगर संविधान नहीं लिखा जाता तो तीर था, तुम लोग हंडी बांध करके थूकते रहते, अपने कमर में झाड़ू बांधते और परछाई तक न पड़ती, इसके लिए गले में घंटी भी लगाते। जय, अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आपको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आप क्या जानेंगे।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको पीछे जाने की क्या जरूरत है। तो बार बार मैं कहूंगा कि आप अपनी पुरानी औकात देख करके आगे की औकात को समाज में बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग देखें, हमारे यहाँ पर बहुत सारे अतिथियों को बुलाया गया, लेकिन जो समाज का जुझारू लोग हैं वह पंक्चुअल समय में आ गए, और जो लोग मलाई चाटने वाले हैं वो वोट के समय आते हैं। वोट के समय आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे कि क्या करेंगे आप। लेकिन जो हमारा जुझारू नेता होता है वो हर समय हमारे साथ खड़ा होता है, वही हमारा अच्छा लीडरशिप होता है, वो किसी भी जाति का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार संविधान सभा में पहुंचे। बहुत सारे लोगों को बहुत तरह तरह की भ्रांतियां जो हैं कि बाबा साहब सिर्फ एससी के नेता हैं। माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। जोगेंद्र नाथ मंडल ओबीसी के नेता थे, पश्चिम बंगाल के नेता थे, और ओबीसी के नेता ने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा की जो कमेटी थी गठित की गई थी उसमें जाने के लिए अवसर दिया। क्यों? क्योंकि जब संविधान लागू, अंग्रेजों ने यह कहा था कि हम आपका देश आजाद तो करेंगे, लेकिन आप अपने औकात से, अपने दिमाग से संविधान बनाओ। और हमारे देश में जो कांग्रेस थी मतलब ब्राह्मणों की पार्टी थी, यह कांग्रेस यह कह रही थी कि जो संविधान वही लोग बनाएंगे, जो संविधान का चुनाव होगा, संविधान सभा की एक सभा बनेगी, उसमें सदस्य चुनाव लड़ेंगे, और जो लोग जीत करके आएंगे वही लोग संविधान की सभा में रहेंगे, और उन्हीं में से कोई लोग संविधान लिखेगा। क्यों? क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ लिख करके आ गए थे तो उनके दिमाग में यह बात चल रही थी कि यह अंबेडकर जरूर आएगा और अंबेडकर ही सारी बातों को पुष्टि करेगा। क्योंकि 1918 में प्रतिनिधित्व की अधिकार की लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे, तो वह यह सारी जो व्यवस्था थी, चाल थी उनकी समाज में कि किस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान में न जाए, ये रोकने के लिए उन्होंने यह चाल रखी कि सबसे पहले बाबा साहब को तो हम टिकट नहीं देंगे, चुनाव लड़ने का अवसर नहीं देंगे। जब आप किसी को अवसर नहीं दोगे, एक क्राइटेरिया लगा देंगे कि चुनाव लड़ना है और चुनाव जीत के जाना है, और हम आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देंगे, तो बताइए आप कैसे जाएंगे वहां पर, कैसे जाएंगे। लेकिन बाबा साहब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए तो उनकी जो अंदर जाने की व्यवस्था थी वह खत्म हो गई, और जब अंदर जाने की व्यवस्था खत्म हो गई तो जो पश्चिम बंगाल के ओबीसी के लीडर माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल का कुछ लोग सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ एक बार उनको देशद्रोही भी सदन में बोला है। तो यह क्यों बोला है, यह आपको समझने की जरूरत है। जब तक आप इतिहास नहीं समझेंगे, इतिहास नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप सिर्फ अंबेडकर की जो तस्वीर है वह एससी में देखेंगे और छोटे से एरिया में देखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर को शिक्षा दिलाने में छत्रपति साहू जी महाराज का योगदान रहा, तो वह ओबीसी के लोग थे। तो बाबा साहब हमको मिले तो बाबा साहब का जो ज्ञान था वो उनका व्यक्तिगत ज्ञान था, लेकिन उनके जीवन में किनका योगदान था, ओबीसी के लोगों का ज्ञान था। मतलब कि यदि आपको सामाजिक लड़ाई लड़नी है तो ओबीसी एससी जब तक एक होकर के नहीं लड़ोगे तब तक आप सामाजिक गुलामी दूर नहीं कर सकते हो। क्योंकि हम लोग एससी को अपने से नीच समझते हैं, और जो एससी है वह ओबीसी से नफरत करता है। और इसी का कारण है कि आज वर्तमान की जो स्थिति है केंद्र से लेकर के राज्य तक की मनवादियों के हाथ में है, इसी का मेन कारण है। क्योंकि हम लोग 85% में ओबीसी एससी एसटी आते हैं, लेकिन हम लोग अपने इतिहास नहीं पढ़ते हैं। इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो अपने महापुरुषों के पद चिन्हों में नहीं चलते हैं। हम अपने महापुरुषों के बारे में तभी जानेंगे ना जब इतिहास पढ़ेंगे। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब को जब जाना कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में इनको चुनाव हरवा दिया है कि यह संविधान सभा में न पहुंच पाए, और उनको यह मालूम था कि अछूतों के, दलित शोषित वर्ग के लोगों के बहुत बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल ने वहां पर, आज लोग एक
माननीय जोगिंदर, आज तो एक अगर ग्राम प्रधान का भी चुनाव हो जाए तो कोई त्याग पत्र नहीं दे सकता है, लेकिन जोगिंदर मंडल ने भारत की सामाजिक स्थिति में सुधार हो जाए इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और कहा कि अंबेडकर साहब को आमंत्रित किया कि आप यहां से चुनाव लड़िए, आकर के आप यहां से चुनाव लड़िए और आप संविधान सभा में पहुंचे। तो जोगिंदर मंडल ने जब वहां पर पहुंचे अंबेडकर साहब उनकी सीट में लड़े। जब सीट में लड़े तो चुनाव बाबा साहब जीत गए। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र से लड़े थे वहां से 73% ओबीसी, एससी और मुस्लिम आबादी थी। तो इन लोगों का योगदान था कि बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने के लिए। लेकिन जब संविधान सभा में भेज दिया, पाकिस्तान क्यों बना? ये एक बहुत बड़ा इतिहास है, समझने की जरूरत है। पाकिस्तान तो बना, लेकिन पाकिस्तान तो उधर था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान कहाँ था? जो वर्तमान में पश्चिम बांग्लादेश देश है, यह पूर्वी पाकिस्तान था। यह पूर्वी पाकिस्तान वहां कैसे चला गया? यह भी एक यमनवादियों का, नेहरू जैसे और हिंदू महासभा और आरएसएस, जो लोग बोलते हैं कि आरएसएस बहुत बड़ा हमारे देश का सामाजिक संगठन है, हमारे देश का आरएसएस और हिंदू महासभा जो है ये सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। और देश की जो विखंडन कराने का जो योगदान है इन्हीं दोनों संगठनों का है। लेकिन क्या मुसलमानों को दुश्मन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ है। यह बात आप समझे कि 73% जहां पर आबादी थी वहां से बाबा साहब अंबेडकर चुने जाते हैं। तो यह अंबेडकर संविधान में न जा पाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? जिन्ना से कहा कि तुम्हारा पाकिस्तान बहुत छोटा रहेगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ा लो, उस वाले क्षेत्र को भी ले लो, तुम पाकिस्तान में बना लो। इसीलिए उन्होंने चाल चले कि अंबेडकर ने गया तो है, क्यों? सरदार पटेल जो ओबीसी के नेता हैं, बहुत सारे ओबीसी में जो कुर्मी समाज के हैं, बोला करते हैं कि ये आप लोग ना सरदार पटेल को भी नहीं छोड़ते हो। तो क्यों नहीं छोड़ते हैं? आप समझिए, सरदार पटेल ने कहा था कि अंबेडकर को संविधान सभा की खिड़कियां तो दूर, दरवाजा तो दूर, खिड़की भी बंद है। अब ये बताइए, जो आदमी वो अपना महापुरुष कैसे हो सकता है? ओबीसी के सरदार पटेल हो और वो ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और सरदार पटेल को खुद नहीं मालूम होता ओबीसी कौन है। तो वो सरदार पटेल खुद चाह रहे थे कि अम्बेडकर न जाए, मतलब वो मनुवादियों के एजेंट थे ना सरदार पटेल। तो अपने महापुरुष कैसे हो गए वो महापुरुष? वो तो चाह रहे थे कि संविधान सभा में न जाए। वो कह रहे थे कि इसके लिए खिड़की और दरवाजे सारे सब कुछ बंद हुए। इसीलिए बांग्लादेश का बंटवारा हुआ और जहां पर से अंबेडकर साहब जीत के गए थे वो पाकिस्तान में भेज गया। इसका मतलब अंबेडकर साहब का जो निर्वाचन हुआ फिर बेकार हो गया। तो यह सब इतिहास समझने की जरूरत है कि अंबेडकर साहब इतनी आसानी से नहीं पहुंचे संविधान सभा में। संविधान सभा में उनको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। तब उन्होंने अंग्रेजों से यह शिकायत की कि यह लोग मुझको नहीं देना, संविधान सभा में पहुंचाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपके देश को आजाद करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं थे। वो अंग्रेज भी चाहते थे कि भारत का जो देश है, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो जो 85% के लोग हैं वह डबल गुलाम थे। मनवादियों के तो गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे और उसके बाद मनवादियों के गुलाम थे। तो वह लोग चाहते थे हम यदि इनको आजादी दें तो पूर्ण रूप से आजादी मिल जाए। इसीलिए चाहते थे कि अंबेडकर आए और अंबेडकर संविधान लिखेंगे तो वह अपने समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए संविधान लिखेंगे। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया, अंग्रेजों ने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया कि आपको अंबेडकर को जरूर से जरूर अंदर भेजना है। तो कांग्रेस को आफत आई कि अब अंग्रेजों का कहना तो हमें मानना ही पड़ेगा। जब अंग्रेजों का कहना मानना पड़ेगा तभी उन्होंने पुणे में एक अपनी सीट को त्याग पत्र दिलवा करके बाबा साहब को निर्वाचित करवाया। यह इतना बड़ा षड्यंत्र है और यह इतना बड़ा इतिहास का षड्यंत्र है कि आप लोग जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को समर्थन नहीं करेंगे तब तक आप अपना इतिहास नहीं समझेंगे और आप जातिवाद ऊंच नीच में व्याप्त रहेंगे। तो हमारे बहुत सारे वक्तागण हैं अभी, तो मैंने जैसे बताया था कि अगर